बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं। नर्सिंग रिसर्च में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को नर्सिंग जो रिसर्च की जो हिस्ट्री होती है वो पढ़ाई हुई थी। उससे पहले हमने नर्सिंग रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो डिस्कस किया हुआ था, और जो नर्सिंग प्रोसेस होती हैं और नर्सिंग रिसर्च की जो प्रोसेस होती हैं, तो इनके दरमियान हमने डिफरेंसेस देख लिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैराडाइम है, कि नर्सिंग रिसर्च के अंदर पैराडाइम क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, और पैराडाइम कितने किस्म के पैराडाइम है जो कि नर्सिंग रिसर्च के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो दो जो है वो मेजर पैराडाइम होते हैं, एक पॉजिटिविस्ट पैराडाइम और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम। ये दो पैराडाइम जो है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग रिसर्च के अंदर इनका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं। अब सबसे पहले आप लोग पैराडाइम के बारे में जान ले कि पैराडाइम क्या होती हैं। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोगों को नर्सिंग थ्योरी पढ़ा रही थी, तो उसमें भी पैराडाइम की एक कम्प्रीहेंसिव डिफिनीशन मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि पैराडाइम जो होता है ये एक वर्ल्ड व्यू होता है, एक आउटलुक होता है, एक व्यू पॉइंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जनरल पर्सपेक्टिव होता है, कि जिसके थ्रू जो डिफरेंट रियल वर्ल्ड के जो कम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, तो उनके बारे में कुछ ख़ास किस्म के एजम्पशंस दिए गए होते हैं, और फिर उसी एजम्पशंस को सामने रखते हुए रिसर्च प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट की जाती हैं। किसी भी डिसिप्लिन का अपना अलग उनका एक पैराडाइम होता है, और उनके जो रिसर्चेस होते हैं वो उन्हीं पैराडाइम के मुताबिक होते हैं। एक गाइडिंग पर्सपेक्टिव होता है रिसर्च के लिए पैराडाइम। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन दी गई है कि a world view, outlook, style, viewpoint are general perspective on the complexities of the real world with certain assumptions about reality। मतलब ये कि ये एक आउटलुक होता है, एक व्यू पॉइंट होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि एक जनरल पर्सपेक्टिव है जो रियल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं उनके ऊपर, और इसमें रियलिटी से रिलेटेड कुछ ख़ास एजम्पशंस पाए जाते हैं, और उन्हीं एजम्पशंस को फॉलो करते हुए फिर रिसर्च उस पैराडाइम के अंडर रहते हुए कंडक्ट की जाती है। पैराडाइम आर लेंसेज दैट हेल्प अस टू शार्पन आवर फोकस ऑन ए फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। दे आर नॉट ब्लाइंडेड दैट लिमिट आवर इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो पैराडाइम होते हैं, तो कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि पैराडाइम जो है, जब हम पैराडाइम को फॉलो करते हैं तो इसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी होती है, हमारी जो जहानत होती है, हमारी एक चीज़ के पीछे जिस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तो उस टॉपिक के लिए हमारी जो तजस्सुस होती है, क्यूरोसिटी होती है, ये पैराडाइम उसको लिमिट करती है, क्योंकि हमें एक ख़ास गाइडेंस मिलती है, और उस गाइडेंस के थ्रू हम उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो फिर इस पैराडाइम की वजह से कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो हमारी क्यूरोसिटी होती है वो लिमिट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैराडाइम के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि पैराडाइम वो लेंसेज होते हैं जो कि हमारे फोकस को मज़ीद वो तेज़ करते हैं किसी भी हम फिनोमेना के ऊपर जिस पे हमारा रिसर्च हो रहा है, जो हमारा रिसर्च टॉपिक है, जो हमारा फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हमारा जो फोकस है उसको मज़ीद शार्पन करने के लिए होते हैं पैराडाइम। ऐसा नहीं है कि पैराडाइम के थ्रू हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी जो है वो लिमिट होती है, ऐसा नहीं होता। वो एक ख़ास किस्म की गाइडेंस होती है, उसके थ्रू मज़ीद हमारा फोकस जो है वो शार्पन हो जाती हैं। की पैराडाइम फॉर नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के अंदर दो मेजर की पैराडाइम हैं, एक पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम है, जिसको हम नेचुरलिस्टिक पैराडाइम भी कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है, तो इसके अंदर एक ख़ास किस्म की कंसेप्ट मौजूद है। इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो जितने भी लोग थे जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को मानने वाले थे, तो उनका ये कहना था कि रियलिटी जो है वो एक होती है, और रियलिटी जो है वो हर जगह मेंटेन रहती है। रियलिटी जो है वो चेंज नहीं होती, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। ये जो डिफरेंट साइंसेस है, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनके अंदर इनके लिए ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो है
ये होती हैं। इनके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि 1 kg, तो 1 kg जो है वो हर जगह 1 kg ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं और ये 1 kg को हम एक जगह के ऊपर उसके लिए कुछ और लफ्ज़ और दूसरी जगह के ऊपर उसके लिए कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 1 kg है तो किसी और जगह भी हम जाके वो अमाउंट अगर उठाए तो वो 1 kg ही होगी। तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और ऐसी रियलिटी के जो हर जगह मेंटेन रहती हैं, जो कि प्लेस टू प्लेस या पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज नहीं होती। हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर अगर हम देख लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो लंग कैंसर की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। जिस तरीके से लंग कैंसर स्टार्ट होती है और उसमें जो चेंजेस आते रहते हैं और उसकी वजह से पूरा वो उसका जो पैथोफिजियोलॉजी होता है जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होती है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं होती, वो सेम होती है। तो ये जो है ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की एक कंसेप्ट है कि रियलिटी एक होती है और रियलिटी जो है वो चेंज नहीं होती। इसके बरअक्स जब हम नेचुरलिस्टिक पैराडाइम को देखते हैं तो अब देखिए स्टूडेंट्स के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की कैटेगरी के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंदर नहीं आती। जैसे कि इमोशंस को देख लें, परसेप्शंस को देख लें, फीलिंग्स को देख लें। किसी के इमोशंस, परसेप्शंस और फीलिंग्स जो होते हैं वो हर किसी के अपने अलग अलग होते हैं। अब इमोशंस, परसेप्शंस, फीलिंग्स जो होते हैं ये हर जगह सेम नहीं हो सकते। तो ये जो सोशल साइंसेस होते हैं जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, नर्सिंग जो साइंसेस हैं, साइकोलॉजी हैं, तो इनके अंदर ये पैराडाइम जो है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ये उसको फिर नहीं मानते हैं। जब सोशल साइंसेस की बात आ जाती है, नर्सिंग की, साइकोलॉजी की, तो इन लोगों का कहना है कि मल्टीपल रियलिटीज़ होते हैं और पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस ये चेंज होते हैं, एक ही रियलिटी नहीं होती, यानी रियलिटीज़ जो है वो मल्टीपल होते हैं। ये कहना है नेचुरलिस्टिक पैराडाइम वाले, जो लोग नेचुरलिस्टिक को मानते हैं उनका। तो वो इसी चीज़ को, वो उनकी एजम्पशन ही यही है कि रियलिटीज़ जो होते हैं, जितने भी रियलिटीज़ होते हैं, यानी रियलिटी की अगर बात होती है तो तमाम रियलिटी जो है वो फैक्ट नहीं होते, कुछ रियलिटीज़ जो होते हैं वो रिलेटिव भी होते हैं। इनका ये कहना है जो नेचुरलिस्टिक है कि जितने भी रियलिटीज़ है वो सब तमाम जो है वो हकीकत नहीं होते, कुछ रियलिटीज़ जो है वो रिलेटिव भी होते हैं। रिलेटिव होने का मतलब ये है कि एक बंदा जो है वो उसके सामने अगर कोई रियलिटी एक किस्म की है तो अगर दूसरे बंदे के पास हम जाते हैं तो उसके सामने वो रियलिटी वही सेम जो पहले बंदे के जहन में थी वही सेम रियलिटी अब उसके जहन में नहीं होगी। यानी ये लोग जो है नेचुरलिस्टिक वाले ये सब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट देते हैं कि सब्जेक्टिविटी होती हैं और अपने सब्जेक्टिविटी के मुताबिक लोग जो है उनके अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब्जेक्टिविटी होती हैं और मल्टीपल रियलिटीज़ होते हैं, एक ही रियलिटी जो है वो नहीं होती। ये कहना है नेचुरलिस्टिक पैराडाइम का। अब यहाँ पे देख लें आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर क्या लिखा हुआ है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के बारे में कि इट इज़ द पैराडाइम ऑफ द 19th century गाइडेड बाय द वर्क ऑफ दिस फिलोसोफर्स एज कॉमेट, न्यूटन, लॉक। ये जो फिलोसोफर्स थे इन्होंने 19th century के अंदर ये पैराडाइम सामने रखा था। The positivists assume that the world is based on some reality which has to be studied and known. इनका ये कहना था कि ये जो दुनिया है ये किसी रियलिटी के ऊपर बनी हुई है और उसको स्टडी करना है, उसको जानना है। Assumption is a basic principle or truth that is not to be challenged and is believed to be true without proof or verification. इनका ये कहना है कि जो assumption होती है तो वो बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक ट्रूथ होती हैं। अब इसको किसी जगह के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता और इसको विदाउट प्रूफ जो है वो ट्रू माना जाता है, विदाउट वेरिफिकेशन इसको ट्रू माना जाता है। इनका ये कहना था कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसमें ह्यूमन ऑब्जर्वेशन जो है उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, उस पर कोई चीज़ जो है वो मुनहसिर नहीं करती। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लंग कैंसर के पैथोफिजियोलॉजी की मैंने बात की तो लंग कैंसर पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हर जगह पे वो सेम होती हैं। अब यहाँ पे जो रिसर्चर है, जो ह्यूमन मीन्स के जो रिसर्चर है, उसके ऑब्जर्वेशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऑब्जर्वेशन पे कोई चीज़ यहाँ पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है। कि लंग कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी है तो जहाँ भी हम जाए तो वो सेम पैथोफिजियोलॉजी सेम ही रहती है। डिटर्मिनिज्म की इन्होंने बात की तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनिज्म जो है ये उसको कहते हैं कि जब हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं तो उनको एक ख़ास तरीके से होना है,
जिस तरीके से वो होते आए हैं वो अब किसी और तरीके से नहीं हो सकते। मतलब कोई काम हो रही है वो जिस तरीके से होती आई हैं तो उसी तरीके से वो होती रहेगी, वो किसी और तरीके से नहीं हो सकती। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट इन्होंने दे दिया और पॉजिटिविस्ट जो पैराडाइम है इसको डिटर्मिनिज्म के साथ इन्होंने लिंक किया और इन्होंने कहा कि फेनोमेना आर नॉट हैफेजर्ड आर रैंडम इवेंट्स बट हैव एंटीसीडेंट काज। इन्होंने कहा कि जो फेनोमेना जो इवेंट्स अकर होते हैं तो वो कोई हैफेजर्ड कोई रैंडम इवेंट्स नहीं होते। मतलब ये कि कोई वो जो है हैफेजर्ड कहते हैं बेतरतीब बेज़ाब्ता चीज़ को, तो ये कोई बेज़ाब्ता बेतरतीब चीज़ नहीं होते। इनमें एक ख़ास प्लानिंग होती है, इसके पीछे एंटीसीडेंट काज, इसके पीछे कोई काज होती है, कोई वजह होती है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइनिंग काजेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना। मतलब ये कि डिटर्मिनिज्म का इन्होंने कहा कि कोई भी फेनोमेना अगर हो रही है तो वैसे ही वो नहीं होती, उसके पीछे कोई ख़ास वजह होती है और उस वजह से वो होती हैं। और ये जो रिसर्चेज़ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के थ्रू होते हैं तो इनका बेसिक मकसद यही है कि जो नेचुरल फेनोमेना हैं उनके अंडरलाइनिंग जो काजेज़ होते हैं, उनके जो काजेज़ होते हैं तो उनको समझने के लिए जो रिसर्चेस किए जाते हैं, नेचुरल फेनोमेना के जो काजेज़ हैं उनको समझने के लिए जो रिसर्चेस किए जाते हैं तो वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का इन्होंने कंसेप्ट दिया। इफ़ ए पर्सन डेवलप लंग कैंसर द साइंटिस्ट एज्यूम दैट देयर मे बी वन आर मोर रीज़न दैट कैन बी पोटेंशियली आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड। यानी ऑब्जेक्टिव काज होती हैं किसी भी फेनोमेना की। जैसा कि अगर एक बंदे को लंग कैंसर हो रहा है तो साइंटिस्ट यहाँ पे ये एज्यूम करती हैं, उनका ये एजम्पशन होता है कि मे बी एक या दो रीज़न है इसके और उस रीज़न की वजह से ये लंग कैंसर हो रही है, चाहे जहाँ पे भी लंग कैंसर हो। तो मतलब ये कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी जैसे एक जगह पे है वैसे दूसरी जगह पे भी वो होती हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते। इसके एक या दो से ज़्यादा रीज़न होंगे जो कि पोटेंशियली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उनको अंडरस्टूड करना ज़रूरी है। यानी जितने भी रिसर्चेस पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के थ्रू किए जाते हैं, इस एक पैराडाइम को सामने रखते हुए किए जाते हैं, तो वो नेचुरल फेनोमेना जैसे कि लंग कैंसर है, एक नेचुरल फेनोमेना है, तो इसके जो काजेज़ हैं उसको फाइंड करने के लिए, उसको अंडरस्टूड करने के लिए किए जाते हैं। अब देखें नेचुरलिस्टिक पैराडाइम को। लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में, इट बिगिंस एज काउंटर मूवमेंट टू पॉजिटिविज्म विद राइटर्स सच एज वेबर एंड केन। अब ये उसके अगेंस्ट निकला था। नेचुरलिस्टिक पैराडाइम, वेबर और केन जो थे उन्होंने पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अगेंस्ट इन्होंने ये सामने रखा था नेचुरलिस्टिक पैराडाइम को। द नेचुरलिस्टिक एज्यूम दैट रियलिटी इज़ नॉट फिक्स्ड एंटिटी बट इट इज़ द आउटकम ऑफ द सब्जेक्ट एक्टिविटी। इन्होंने कहा कि रियलिटी जो है वो कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये सब्जेक्टिव एक्टिविटी का आउटकम होता है। यानी सब्जेक्टिविटी का इन्होंने जिक्र किया। देयर इज़ रिलेटिविज्म, जो पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने कहा था कि डिटर्मिनिज्म होता है, डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, नेचुरलिस्टिक पैराडाइम ने रिलेटिविज्म का कंसेप्ट दिया और रिलेटिविज्म का इन्होंने बताया कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल माइंड। एक इंसान के जहन में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल उसके जहन में इंटरप्रिटेशंस होते हैं, एंड देन देयर इज़ नो प्रोसेस बाय विच द अल्टीमेट फाइनल ट्रूथ और फाल्सिटी कैन बी डिटर्मिन। इसीलिए कोई भी ऐसा प्रोसेस जो है वो मौजूद नहीं है कि उसके थ्रू जो अल्टीमेट, जो आखिरी, जो फाइनल ट्रूथ या फाइनल फाल्सिटी जो होती है उसको डिटर्मिन किया जा सके। देयर इज़ नो फाइनल ट्रूथ और फाल्सिटी, कोई फाइनल ट्रूथ कोई फाल्सिटी नहीं होती। मल्टीपल ट्रूथ्स होते हैं, मल्टीपल फाल्सिटीज़ होते हैं, मल्टीपल जो है वो रियलिटीज़ होते हैं, इनका ये कहना था। सब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि द नेचुरलिस्टिक एज्यूम दैट नॉलेज इज़ मैक्सिमाइज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट इन द स्टडी इज़ मिनिमाइज्ड। यानी इन्होंने कहा कि अगर जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है उसको अगर मिनिमम रखा जाए, जितना रिसर्चर अपने पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनके करीब चला जाए उतना ज़्यादा नॉलेज को जो है वो मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि जितना उनके करीब हुआ जाए तो फिर उतना ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस किया जा सकता है, उतना ज़्यादा डीपली उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके इमोशंस हैं, उनके फीलिंग्स हैं, उनको समझा जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा, नेचुरलिस्टिक जो पैराडाइम के मानने वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि नॉलेज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी।
देखिए, द नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में पॉजिटिविस्ट जो एजम्पशन हैं उनका कहना है कि रियलिटी एग्जिस्ट, देयर इज़ ए रियल वर्ल्ड ड्राइवन बाय नेचुरल काजेस, कि इस दुनिया के अंदर जितने भी फिनोमेना है तो उनका कोई नेचुरल काज होता है और रियलिटी एग्जिस्ट करती है और रियलिटी एक ही होती है। नेचुरलिस्टिक एजम्पशन, इनका कहना था रियलिटी इज़ मल्टीपल एंड सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल्स, रियलिटी मल्टीपल होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं और लोगों के अपने जहन में हज़ारों इंटरप्रिटेशंस होते हैं और उन इंटरप्रिटेशंस के थ्रू वो रियलिटी को अपने लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए इनको इस नेचुरलिस्टिक जो पैराडाइम है उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम भी कहा जाता है। यहाँ पे देख लें टाइप ऑफ एजम्पशन देख लें। पॉजिटिविस्ट जो पैराडाइम है उसमें एजम्पशन क्या है कि रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं और एक ही होती हैं, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम है उसके अंदर इनका जो एजम्पशन है वो ये है कि मल्टीपल रियलिटीज़, रियलिटी के बारे में, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में पॉजिटिविस्ट पैराडाइम कहती है कि रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम है वो कहती है कि मल्टीपल रियलिटीज़ होते हैं। फिर रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिविस्ट पैराडाइम कहती है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट या रिसर्चर की जो ऑब्जर्वेशन है उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका कोई मतलब कि ये कि कोई किरदार नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है, लंग कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी जैसी भी है, चाहे रिसर्चर जो है वो उसमें डीपली स्टडी करे, चाहे वो जो भी करे, लेकिन वो वही सेम पैथोफिजियोलॉजी ही होती हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेंट्स और जो रिसर्चर हैं उनसे बिल्कुल इसका कोई इस तरह उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट ये नहीं रखती। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, जो रिलेशनशिप है रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के दरमियान ये रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा है। जितना रिलेशनशिप करीब होगा उतना ज़्यादा नॉलेज जो है वो हासिल किया जा सकता है। वैल्यूज़ इन इंक्वायरी, वैल्यूज़ जो है इंक्वायरी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में पॉजिटिविस्ट का कहना था कि ऑब्जेक्टिविटी का इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ होते हैं, और कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम जो है इन्होंने सब्जेक्टिविटी का जिक्र किया कि ह्यूमन माइंड जो है वो अपने माइंड के अंदर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं रियलिटी को। बेस्ट मेथड यूज़ करते हुए पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो है उसके अंदर जो डिडक्टिव रीजनिंग होती हैं वो की जाती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स के जनरल टू स्पेसिफिक ये लोग जाते हैं जो पॉजिटिविस्ट होते हैं। ये जनरल टू स्पेसिफिक इस तरह जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कैंसर को ले लिया, कैंसर की जो पैथोलॉजी है उसको चेक किया और उसके काज तक आ गए, तो इस तरह ये जनरल टू स्पेसिफिक आते हैं। जबकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम वाले हैं ये इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स कि ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। इनका ये कहना है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इशू इनके सामने आ जाती है तो उसको ये डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट से उसको देखते हैं, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट से देखते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखते हैं उसको। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक से ये जनरल की तरफ जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है तो उसके बारे में लिखा है डिस्क्रीट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, यानी ये डिस्क्रीट और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इसमें दिए जाते हैं, कोई एक ख़ास किस्म की रियलिटी दी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव और क्वांटिफाइबल होती हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती हैं, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई मीन्स कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको मेयर कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्चर जो है वो प्रेडिक्शन कर सकता है। फिक्स्ड स्पेसिफाइड डिज़ाइन, इसका एक फिक्स्ड और स्पेसिफाइड डिज़ाइन होता है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल होता है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्वांटिफाइबल नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। इमर्जेंट इंसाइट फ्रॉम पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस, और इसमें इंसाइट कहाँ से ली जाती हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी जो एक्सपीरियंसेस है वहाँ से इंसाइट ली जाती है, वहाँ से नॉलेज ली जाती है। और यहाँ पे जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है उसके बारे में लिखा है कि कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्स्ट, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उसके अंदर लिखा है कि कंटेक्चुअलाइज्ड। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, कंटेक्चुअलाइज का मतलब ये है कि सिचुएशन के बारे में देखना, कॉन्टेक्स्ट को देखना, सिचुएशन को देखना कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सी चीज़ें किस तरह जो है वो
अकर होती हैं, तो इसको हम कहते हैं कंटेक्चुअलाइज। और यहाँ पे पॉजिटिविस्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट जो है उस पर कंट्रोल होता है, सिचुएशन को नहीं देखा जाता, चाहे जो भी सिचुएशन है रियलिटी एक ही होती है, उसको जहाँ पे भी होना है वैसे ही होना है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करते हैं तो इसमें कंटेक्चुअलाइज है, सिचुएशन को देखती हैं कि इस सिचुएशन में अगर ये है तो दूसरे सिचुएशन में ये भी हो सकती हैं, तीसरे सिचुएशन में ये भी पॉसिबल है। फिर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इसमें होती हैं पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंदर, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम है उसके अंदर नरेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, यानी स्टोरी जो है वो हिस्ट्री स्टोरी लाइक उसको हम एक्सपीरियंसेस का पूछ के इस तरह हम उसको नरेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लेते हैं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होती हैं पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंदर, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस होती हैं। जनरलाइजेशन की तरफ हम जा सकते हैं पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंदर, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम है उसके अंदर हम डीप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बात सुनिए स्टूडेंट, ये जो पैराडाइम है दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट भी और जो पॉजिटिविस्ट है दोनों जो है एक्सेप्टेबल हैं। जितने भी क्वालिटेटिव रिसर्चेस जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम के थ्रू होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और जितने भी क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होते हैं तो वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को फॉलो करती हैं। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है उसमें आप लोगों को मैंने बता दिया कि उसमें डिडक्टिव रीजनिंग होती है, और जो नेचुरलिस्टिक पैराडाइम है उसमें इंडक्टिव रीजनिंग होती है। अब यहाँ पे मैंने बात की कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो जितनी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को फॉलो करेगी, और क्वालिटेटिव रिसर्च जितनी भी होगी तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम को फॉलो करेगी। तो इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं, जबकि जो हमारे साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं तो उसमें जो हमारे साथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती हैं तो उसके बाद वो, क्योंकि वहाँ पे सैम्पल साइज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर सैम्पल साइज़ बड़ा होता है, तो उस सैम्पल साइज़ को जब हम ले लेते हैं तो उससे जो रिज़ल्ट आते हैं उसको जनरलाइज करना, पूरे लोगों के ऊपर उसको अप्लाई करना, वो हमारे लिए इजी होता है और इफ़ेक्टिव होता है, वहाँ पे हम कर सकते हैं, ये इसका एक फ़ायदा है। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन जो है उसकी तरफ हम जाते हैं पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंदर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये जब आप लोगों को मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च जब डिटेल से पढ़ाऊँगी तो उसके बाद आप लोगों को इन पैराडाइम की भी सही तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देख कि नर्सिंग रिसर्च मेथड्स के अंदर नर्सिंग रिसर्च के टाइप्स भी कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं। मेथडोलॉजी के बेस पे जब हम इंक्वायरी के बेस पे देखते हैं नर्सिंग रिसर्च के टाइप्स को, तो इंक्वायरी के बेस पे नर्सिंग रिसर्च के ये 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हमारा डीलिंग जो है वो न्यूमेरिकल डेटा के साथ होता है। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करते हैं। और ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, देखिए ये साइंटिफिक मेथड को यूज़ करती है। साइंटिफिक मेथड मीन्स के पॉजिटिविस्ट जो पैराडाइम है उसको यूज़ करती हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड को यूज़ करती हैं। और आउटकम रिसर्च जो है ये कोई अलग टाइप नहीं है रिसर्च की, ये क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन जब हमारा फोकस जो एंड आउटकम होते हैं उनके ऊपर जब हमारा फोकस होता है तो उस रिसर्च को हम कहते हैं आउटकम रिसर्च। जैसे कि पेशेंट की जो केयर हो रही होती है तो उस केयर के जो एंड रिजल्ट होते हैं उसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो रिसर्च आउटकम रिसर्च कहलाती है। अब यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च जो है उसके इंक्वायरी के बेस पे जो टाइप्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसके जो सब टाइप्स है, क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टाइप्स है फिनोमिनोलॉजी हो गया, ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, एथनोग्राफी हो गया। इसी तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर डिस्क्रिप्टिव हो गया, कोरिलेशनल हो गया, और एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्चेस हैं ये हो गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए इनको डिटेल से पढ़ना, इनके एग्जाम्पल के हद तक को समझना, क्योंकि ज़्यादातर जो MCQs होंगे तो वो इन्हीं चीज़ों से उठाए जाएंगे। इसीलिए इन पे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उन नोट्स के थ्रू ये जो टॉपिक्स हैं इनको मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो टाइप्स है ये मैं उसमें आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊँगी। अब यहाँ पे देख ले आउटकम रिसर्च के बारे में इस स्लाइड के अंदर एक जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। लिखा है इज़ फोकस्ड ऑन एग्जामिनिंग द एंड रिजल्ट ऑफ द केयर आर डिटर्मिनिंग द चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस फॉर द पेशेंट।
जब हमारा फोकस होता है कि हम जो एंड रिज़ल्ट होते हैं केयर के उनको एग्जामिन करें, या फिर पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें जो चेंजेस आए हैं उसको अगर हम डिटरमिन करना चाहते हैं, तो उस टाइम वो जो हमारी रिसर्च होती है वो आउटकम रिसर्च कहलाती हैं। इसके अंदर 4 एसेंशियल एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस होता है। उसमें से फर्स्ट है कि पेशेंट के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन हो रही है या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन हो रही है, उस इंटरवेंशन से रिलेटेड जो पेशेंट के रिस्पॉन्स होते हैं उसके ऊपर जब हमारा फोकस होता है तो वो आउटकम रिसर्च के अंदर होता है। आउटकम रिसर्च के अंदर दूसरा हमारा जो फोकस एरिया होता है वो फंक्शनल मेंटेनेंस के ऊपर होता है कि पेशेंट की जो फिजिकल फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं, फंक्शनल मेंटेनेंस कैसी है। इसके अलावा थर्ड एरिया ऑफ फोकस हमारा होता है कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हमने प्रोवाइड किए हैं तो उससे फाइनेंशियल आउटकम जो है वो क्या आया है, इसके ऊपर ये भी एक एरिया ऑफ फोकस है। इसके अलावा पेशेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल जो है कि उसके जो हेल्थ आउटकम हैं, पेशेंट के जितना भी उसको केयर दिया गया और उसके केयर के आउटकम निकले और उस आउटकम से रिलेटेड पेशेंट की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कैसी है, वो सेटिस्फाई है या नहीं, वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो केयर प्रोवाइड कर रहा था उससे रिलेटेड उसके क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या उससे सेटिस्फाई है या नहीं पेशेंट। तो ये भी एक एरिया ऑफ फोकस है आउटकम रिसर्च के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाउ इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डिवेलप्ड। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसी यूनिट के अंदर शुरू में लेक्चर 2 थी वो या 1 थी, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी थी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होती है कि जिसमें हम जो रीसेंट जो नॉलेज होती है, जो क्रेडिबल नॉलेज होती है उसको यूज़ करते हुए जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहा जाता है। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इट इज़ डेवलप थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ रिसर्च अप्रोचेस। डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेस को कंबाइन करते हुए हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च को जब हम यूज़ करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम पेशेंट के और पेशेंट के फैमिली के जो एक्सपीरियंसेस है उनके हेल्थ से रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो हमें वो पूरा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस के इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए कि कितना इफ़ेक्टिवली नर्सिंग इंटरवेंशंस किए गए हैं और उनकी क्या जो है उनकी आउटकम आई है, उनकी वो इफ़ेक्टिव है या नहीं जो नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो किए गए हैं। तो इनको हम इवैल्यूएट करते हैं, एक ख़ास किस्म की मैकेनिज़्म हमें मिलती है क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू। फाइनली आउटकम रिसर्च जो है उसका फोकस होता है कि क्या क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो ठीक है या नहीं, जो केयर प्रोवाइड की गई है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव और क्वालिटी वाला केयर है या नहीं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हुए, क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हुए, आउटकम रिसर्च को यूज़ करते हुए, इन तीनों को कंबाइन करते हुए हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से दिए गए हैं, आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, इनको देख लीजिए। लिखा है कि इंडिकेट वेदर यू थिंक द प्रॉब्लम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड एक्सप्लेन योर रेशनल। इनमें से जो भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, एक रिसर्च टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इनमें से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ ज़्यादा सूटेड है, कौन सा जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ ज़्यादा सूटेड है। तो ये जो स्लाइड है इसको आप लोग अपने जहन में रख लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिटेल से पढ़ाऊंगी, उसके जो सब टाइप्स हैं उनको विद एग्जांपल आप लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। और अगर वो 2 टॉपिक्स आप लोग सही तरीके से समझ गए हैं डिटेल से, तो फिर आप लोगों के रिसर्च का पेपर जो है वो हद तक कवर हो जाता है, तो इसीलिए उसको पढ़ने के बाद जब आप लोग ये स्लाइड ओपन करेंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप लोगों को आ रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर भी अगर इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हुई तो दोबारा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगी। फ़िलहाल आप लोगों का ये जो चैप्टर है यूनिट 1 ये कवर हो चुकी हैं, ये इसके रेफरेंसेस हैं, यहाँ से आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को ये जो 2 टॉपिक्स है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च ये डिटेल से पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।